की क्लास में पहले तो वो डिस्कशन करेंगे जो मैंने सिल्वर लेंस के सवाल दिए थे, किए हैं तुम लोगों ने? थोड़े बहुत निकल रहे थे, देख देना बेटा। बेटा जरा चुप हो जाओ। तुम लोग को हर क्लास में क्यों बोलना पड़ता है कि चुप हो जाओ? चलो किस पेज नंबर बताओ जरा। एक तो मैंने इलिस्ट्रेशन दिया था, वो कर लिया क्या तुम लोगों ने? बच्चों किसी को इलिस्ट्रेशन 36 पूछना है किसी को? एक डाउट है सर, जो पहला वाला केस है जिसमें फ्लैट सरफेस को हम लोग वो मिरर कर रहे हैं, उसमें सर हम लोग फोकस को प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, कैसे पता चलेगा? किसमें? जो पहला वाला केस हो रहा है जिसमें हम लोग फ्लैट सरफेस को सिल्वर कर रहे हैं, फ्लैट सरफेस को सिल्वर कर रहे हैं ना हम लोग, उसमें हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि जो फोकस होगा प्लस होगा? किसका फोकस? लेंस का है मिरर का? पूरा सिस्टम तो निकालने में पता चलेगा। इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें जैसे बोला हुआ है कि इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बना हुआ है, यानी कि फोकस भी बनेगा, नहीं सॉरी सेंटर में बनेगा। सर वो चीज़ हम लोग प्लस 15 लेंगे कि माइनस 15? इसके लिए मुझे मुर्गा बना देना चाहिए तुम्हें तुरंत। समझ आ गया? सवाल के लिए मुर्गा बना देना चाहिए तुम्हें। बोला था रे डायग्राम याद करने को। जरा मुझे ये रे डायग्राम बताओ जरा। 2f पे रियल ऑब्जेक्ट रखा तो 2f पे रियल इमेज बन जाएगी कॉनकेव के अलावा और किसी मिरर के लिए? कॉन्वेक्स के लिए बनती है क्या? इसीलिए तुमसे नहीं हुआ ये। रियल ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, रियल इमेज बन रही है ना। क्या कह रहे हो? मैं सवाल मैंने पढ़ा भी नहीं है, तुमने जो बोला उतने पे आंसर कर रहा हूँ मैं। रियल बन रही है ना, नहीं पढ़ोगे तो यही होगा। कॉनकेव के अलावा और कहीं बनता है क्या? कॉन्वेक्स से बनता है, रियल इमेज बनती है क्या? इसीलिए तुमसे नहीं हुआ, तुम्हारा डाउट आया तो कईयों को होगा, बाकी तो सोल्यूशन खींच के बैठे जाते हैं। ध्यान से करो इस चीज़ को। समझ आ गया कैसे करेंगे? 2f पे रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज मतलब कॉनकेव ही है, और ये बिल्कुल रे डायग्राम से ही पता चलता है, अपने को याद ही होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन अच्छा है। 36 निकाला है पक्का तुम लोगों ने ईमानदारी से? मैंने कितने सवाल दिए थे चैप्टर एक्सरसाइज में? कौन कौन सा? 2 3 4 6। कौन सा? 2 3 कर लिया तुम लोगों ने? तुम लोग सीख जाओगे। देखो सॉल्व में तो भरोसा लगता नहीं मुझे तुम लोगों को। अनसॉल्व एक आध कर लिए तो मतलब कुछ तो सीखा ही है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ निकाला है किसी ने बच्चों? अच्छा किया था तुम लोगों ने। तुमने होमवर्क किया ही तो पीछे सही बताओ। फोर्थ वाला अटेम्प्ट किया है? हुआ कि नहीं हुआ? बाकियों ने किया कि नहीं किया? होमवर्क भी अटेम्प्ट किया है सभी ने? चल लेट अस स्टार्ट विद फोर्थ क्वेश्चन। देखिए कहता है एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.7 इज कंबाइंड विद एन इक्वी कॉनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.51. रेडियस ऑफ curvature of surfaces of each lens is 10 cm. Combination is placed inside the water. What is the focal length in water? क्वेश्चन अच्छा है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। करने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं इसको जनरल वाले से कर देता हूँ। जनरल वाला मुझे इंट्रोड्यूस भी करना, वैसे ही मैं जनरल से ही करना पसंद करूंगा। इससे तुम ये बताओ, आपसे क्या कहता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 कंबाइंड विद एन इक्वी कॉनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ द लेंस इज 10 cm. कॉम्बिनेशन इज प्लेस्ड इनसाइड द वाटर. आप देखना जाए कुछ ऐसा ही है कहानी बच्चे। ये क्यों? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.7. इसका कितना है?
1.51 है ना। रेडियस बेटा क्या दे रखे हैं इसके, पहले वाले का कितना है, सबका 10 ही है, कितना है, सबका 10 है। क्वेश्चन वैसे अच्छा है, तुम लोगों ने कैसे किया मुझे बताओ जरा, मैं सुनना चाहता हूँ। किसने निकाला था आंसर इसका, कैसे किया था बच्चे, बताओ तुम बताओ, मैं बताओ। अलग है अलग अलग मतलब पहले एक का निकाला फोकस, फिर दूसरे का निकाला। वाटर में, हाँ एयर में, वाटर में। तुमने भी यही किया, सही है। हम लोग इसके लिए फोकल क्या करते, फोकल लेंथ क्या करते थे, 1/f = 1/f1 + 1/f2। दोनों को वाटर में तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर में इसका फोकल लेंथ निकाल के जोड़ दो, क्योंकि बाहर का मीडियम क्या है, वाटर है ना। तो एक तो तरीका यही है कि अलग अलग निकालना इसका, जैसे इसका निकाला, कैसे निकालोगे, बाहर 4/3 है, इसका 1.7 है, इसको 1.3 ले लो या 1.33 ले लो। तो ये क्या लिखोगे, याद करो जरा, 1/f1 1.7 1.33 1/10 + 1/10। 1/f2 क्या लिखोगे, वाटर में निकालना है इसका, इसका मतलब ऐसे ये वाटर में बाहर, तो ये 1.51 1.33 -1 -1/10 और -1/10, और उसके बाद ये लगा दो, चल निकाल के देखो। एक्चुअली जब मैंने तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ाया था यार, जब मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ाया था वहाँ पे सीधे 1/f = 1/f1 + 1/f2 था, तब मैंने क्या बोला था, f1 f2 इज इन एयर। यहाँ पे बाहर के मीडियम पे ही रिस्पेक्ट में ही निकालना है, कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो आप। बाकी जो बात कर रहे हो इसको जनरल से भी कर देता हूँ, इसको निकालते हैं बाहर के मीडियम के रिस्पेक्ट में, मतलब जो यहाँ बाहर है, यहाँ वाटर है इसलिए वाटर के रिस्पेक्ट में दोनों के फोकस आएंगे। क्वेश्चन ठीक है ये, जिनसे नहीं हुआ है नजदीकी उनसे कर लो, ध्यान दो। तुम्हें याद है जनरल फॉर्मूला भी मैंने कराया, पहले इसका आंसर निकालो। तो चलो मैं वेट करता हूँ, निकाल लेना तो बता देना मेरे, जो अभी निकाल रहा हूँ। सिद्धार्थ तुमने पहले निकाल लिया था क्या?
आंसर आया क्या अभी किसी का? इतने लोग निकाल रहे हो, एक का भी आंसर है, बस दो का ही है। अभी निकाला है। चलो तो समझ आई बात ये। अच्छा कभी ऐसा क्वेश्चन आया ना तो एक और तरीका है, उसको भी मैं बताना चाहता हूँ। तुम लोग को जनरल फॉर्मूला याद है वो लेंस वाला? यस सर। अभिषेक याद हो गया? बताओ जरा। एक मिनट रुको जरा, लिखने दो मेरे को। मैंने कुछ ऐसा बताया था ना, ये μ1, ये μ2, ये μ3, R1, R2। क्या लिखेंगे बताओ जरा? μ3 by v minus mu1 by u equals to mu2 minus mu1 half upon r1 plus mu3 minus mu2 by r2। यही बताया था। यस सर। वैसे एक बात बताऊं, अगर ये मीडियम बढ़ते चले जाएंगे तो ये टर्म बढ़ता चला जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? और फोकस निकालने के लिए क्या करते थे बताओ? u को इंफिनिटी डालते थे, तो ये क्या बनता है? μ3 by f और ये पूरा टर्म यही होता है। जरा इस सिस्टम को देखो, इसमें μ1 μ3 बराबर है ना, चलेगा? क्या लिखूं मैं बताओ? फिर अपने को μ3 by f मतलब ये इसको लेते हैं ना, क्या लिखें बताओ जरा? 1.33 अपॉन f should be equal to, ये किसका काम करता है? μ1 का। अब इसके बाद वो डिफरेंस लेके करते चले जाते हैं। जरा देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ये कितना है? 1.33, 1.7, 1.5। अब देखना जरा, 1.7 माइनस 1.33 अपॉन ये कितना है रेडियस बताओ? प्लस का 10। समझ आया? प्लस इन दोनों के बीच का, तो ये क्या लिखेंगे? 1.51 माइनस 1.7 अपॉन क्या लिखूं मैं? माइनस का 10। माइनस का 10 क्यों लिखा समझते हो? और अंतिम वाले के लिए क्या लिखूं बताओ जरा? ये हो गया, ये हो गया, ये बचा, इसके लिए क्या लिखूं बताओ? 1.33 माइनस, अरे क्या लिखूं बताओ? 1.51 अपॉन प्लस का 10। इधर निकाल के देखो, इससे आना तो वही चीज ये आएगा भी। अब तुम्हारी इच्छा है तुम किससे कर रहे हो, दैट इज योर चॉइस, पता होना चाहिए। बच्चे बात समझ आ रही है? मैंने जो बताया आपको, हमारी ग्रेडिंग तो दोनों चॉइस है आपके पास, चेक करो, इससे भी आंसर मैच करो। किसी ने इससे किया था क्या? वैसे तुमने सीधे से किया था? धर्मा खेल रहे तुम यार। ये भी सीखना है अपने को, मतलब ये भी सीखना है, मेरा कहना है। ये बताओ मैच कर गया? तो ये भी एक तरीका होता है और ये भी एक तरीका यूज किया जा सकता है। चलो भाई और बताओ। हो गया? कौन सा? 6th हो गया कि डाउट है किसी को? चलो देखो जरा। कहता प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक्ट एज अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 cm if it is silvered on the plane side.
When the convex side is silvered, it acts like a concave mirror of focal length. इतना कैलकुलेट द फ्रिक्शन इंडेक्स करेगा, घटिया सवाल। 36 तुमने कर लिया था इलस्ट्रेशन, सॉल्यूशन देखा और तुमने, अगर तुमने ईमानदारी से किया होता तो ये सवाल निकल आता। सॉल्यूशन देखना पड़ा था कि नहीं देखना पड़ा था 36 में? चलिए अपने आप ही, फिर ये क्यों नहीं हुआ? ये तो उससे आसान है। ये जो क्वेश्चन तुमने पूछा ना लगभग वैसा ही है, इनफैक्ट सही बताओ तो उससे आसान ही लगता है मुझे तो। बताओ, देखो क्या कहता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहता है कि कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना है, इफ इट इज सिल्वर्ड ऑन द प्लेन साइड, ऐसे सिल्वर किया तो देखो क्या लिखेंगे, बताओ तो। इसमें 1/f minus 2/fl plus 1/fl, कॉन्केव है ना, कॉन्केव के लिए क्या लिखोगे बताओ, बता दो बच्चे। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस acts as a concave mirror, concave mirror of focal length, focal length concave है तो -20 लिख दूं, -2/fl 1/fm, fl कितना आएगा 40 आएगा, आ गया 40 यहाँ से। उसके बाद देखो कहानी क्या है भाई, ये है आपका A mirror of radius 40 centimeter is to be, sorry कहाँ चला गया मैं, sorry, एक convex side is silvered, it acts like a concave mirror focal length कितना, -7 -2/fl कितना हुआ बताओ जरा, कितना आता है 40 प्लस 1/fm, तो 1/fm ना, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा बच्चे, इसके लिए ये तुम्हारा -r/2 आना चाहिए फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कह रहा हूँ रेडियस, ये इक्वेशन तुमको r दे देगा। उसके बाद ये देखो, इसके लिए तुम फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा दो, 1/fl, fl तो पता है तुमको, तुमने निकालेगी पहले, क्या लिखोगे μ -1 1/∞ 1/r, r पता है तुमको, आसान था भाई, आसान था, ये कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं था। क्या कहते हो बच्चों, क्लियर हुई बात ये? जल्दी तुमने कर लिया था ये, साहिल नहीं है क्यों सॉन्ग, टीका लगाया हुआ, अच्छा तो आज भूखे रहोगे तुम? नहीं भूखे नहीं, मतलब क्या कहते हैं उसे, हमें टीका वीका लगा के आए, 2-3 लोग सो गए आज की पूजा हो जाए, बाकी तो सो के चले आए, लग रहा नहा के भी नहीं आया कहीं, 2 बेचारे तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है नहाया तो है नहीं, सो के चले आए। क्यों विमल ठाकुर मैं सो के चले आया लग रहा है, मतलब इससे पहले कभी नहाना वाना से कोई बात नहीं, तो घर 3:30 बजे तो पहुंचते हो, नहाता कौन होगा फिर? कोई नहीं, दैट इज योर विश, नहाओ या ना नहाओ क्या मालूम। अभिषेक टेंशन में आ गए, मेरे पड़ोसी यार छोड़ो, कहाँ पे थे बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया पक्का? अब इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे देना है, मैंने बोला था ना एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मैंने लास्ट में से कराया नहीं था, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है और अपने पास भी शीट में है। अच्छा, उस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात है कि सॉल्ड एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन 38, ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आपको हर एक बुक में मिलेगा। सोचो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये।
आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चे। ध्यान से करो इस बच्चे को क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसे कोशिश करो, नहीं तो मैं सॉल्व कर दूंगा, बट पहले अच्छे से कोशिश करो। लास्ट क्वेश्चन है इस हिस्से का जो मुझे करवाना है। कर लिया क्या? देखिए
धन्यवाद भी तुमने किसने कर लिया? करो करो, मैं वेट कर रहा हूँ। अरे वेट कर रहा हूँ बेटा, अभी कोई जल्दी नहीं है, मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। आराम से करो, मैं वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छा है।
चुपचाप करो भाई। सॉल्व करूं मैं इसको फिर फाइनली। चलो देखो जरा भाई, जिन्होंने कर लिया वो भी देखते हैं। आपसे क्या कहता है, an equiconvex lens is placed on the plane mirror. An object coincides with its image when it is at a height of 24 centimeter from the lens. सिल्वर लेंस की तरह काम करेगा ये, क्योंकि पीछे से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये मत समझो कि सरफेस को नहीं किया है तो इसका मतलब ये सिल्वर लेंस की तरह काम नहीं करेगा। बिल्कुल सिल्वर लेंस की तरह काम करेगा। कहानी ऐसी है, समझ आ रहा है ये? कहानी कुछ ऐसी है ये। तो होगा क्या, इससे रिफ्रैक्शन, यहाँ से रिफ्रैक्शन और ये रिफ्लेक्शन। कहानी बिल्कुल ऐसी है, अब हम कुछ चेंज नहीं करें। मैं इसे बिल्कुल सिल्वर लेंस की तरह ही काम कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस वन, ठीक है। बस फर्क इतना है कि मैं ये मान लूंगा कि बीच में एक ये लेंस और है, लेकिन इसमें एयर भरी हुई है। अब एयर भरे होने से कुछ होता नहीं है, मतलब उस लेंस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट समझने के लिए, ठीक है। अब आपसे कहता है कि भाई ये फॉर्मूला जो होता है ना, 1/f - 2/1/FL1 1/FL2, ये आएगा। यहां से देखो ये कितना है, तो कितना दिया था 24 ना। ये f है, क्या है, कॉन्साइड दिया ना, ऑब्जेक्ट कॉन्साइड, मतलब -12 होगा। ये -12 होगा। बात समझ आ रही है? -2 1/FL। अब ये तो बेकार है, इसको लिखने का मतलब नहीं, क्योंकि वो एयर है। और ये 1/∞। यहाँ से FL कितना आता है बताओ जरा? 24 FL आ गया। अब क्या कहता है कि गैप बिटवीन द लेंस एंड द मिरर इज फिल्ड विद 4/3। हाउ मच डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी नाउ शिफ्टेड सो दैट अगेन कोइंसाइड्स विद इट्स इमेज। कहता है यहाँ पे वाटर भर दिया। अब मेरे को ये बताओ, ये जो ऊपर वाला लेंस था इक्विकॉन्वेक्स था और म्यू ग्लास जो था 1.5 था। मुझे याद है कि जब ऐसा होता है तो रेडियस की वैल्यू फोकस के बराबर आती है। निकाल के देख लो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आ रहा है? रेडियस की वैल्यू फोकस के बराबर आती है, पक्का? तो यहाँ से मैं श्योर है कि द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 24 सेंटीमीटर। अब देखो मैं फिर से यही फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इसका फोकल लेंथ निकालना है, मतलब ये ऐसे, और इसका फोकल लेंथ मुझे एयर में निकालना है। ये रेडियस कितना है 24 सेंटीमीटर, ये इंफिनिटी है। क्या लिखूंगा मैं, 1/f 4/3 -1 1/-r। -r कितना होगा, -24, और ये इंफिनिटी है तो प्लस 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। वाटर ही था ना भाई, म्यू का क्या दिया था? नहीं वो म्यू, हाँ म्यू 4/3, ठीक है, ये आ जाएगा।
तुम्हें ये वाले लेंस का फोकल लेंथ आ गया जो यहाँ पे वाटर भरने से बना होगा। अब जरा फिर से इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालो। यही फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ मैं, 1/f -2 1/24। बेटा इसकी वैल्यू निकालो तो। अरे निकाल के दोगे जिन्होंने किया है। -72 तो मैं लिख दूं ये आएगा। आया ना भाई? जरा मेरे को ये वैल्यू यहाँ से f निकाल के दो जरा। -18 तो f की वैल्यू -18 आती है बच्चे। तो माइनस साइन तुरंत बताता है कि ये क्या सा मिरर होगा, कॉनकेव। ये बताया था f -18 है। ऑब्जेक्ट इमेज कॉन्साइड करना है तो कहाँ पर होना चाहिए, 2f पे। मतलब यहाँ से कितना ऊपर होना चाहिए, 36 सेंटीमीटर। और पहले कितने पे कॉन्साइड करा था, 24। कितने से शिफ्ट करना पड़ेगा, कितने से शिफ्ट करना पड़ेगा? इज दैट क्लियर? 12 सेंटीमीटर अपना आंसर होगा। अब ये क्लियर होता है? इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं अनसॉल्व वाले, इसे तुम लोग होमवर्क पे करना। इन चैप्टर एक्सरसाइज ई में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे ना, दोनों वही है। बस ये पहले वाले का आंसर चेंज कर लो। पहले वाले का आंसर 220/9 आता है। 220/9 या 220/11 कुछ ऐसे आता है, मुझे याद नहीं आता क्या दिया आंसर वैसे। नहीं 4 नहीं आता, 9 आता है शायद। 220/9 आता है शायद, ठीक है। तो उसे 220/11 आएगा कैसे, तो बट 220/9 आएगा, ठीक है। उसे करेक्ट कर लो थोड़ा सा, उसमें गलत दिया हुआ है। और दोनों क्वेश्चन जो है ना, कौन सा ही है, फर्स्ट वाला और फिफ्थ वाला ऑलमोस्ट ऐसे ही है, तो उसे सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों। चलो एक हो गया। अगला हिस्सा मुझे पढ़ाना है डिस्प्लेसमेंट मेथड। अच्छा पता है तुम्हारी दूसरी क्लास में फिजिक्स की है आज, पता है तुम लोग? तो मुंडी तो तुम ऐसे हिला रहे जैसे ब्रह्म ज्ञानी हो तुम यहाँ, तो पता है क्या है। मैंने ही बताया ना तुम्हें, तो इसीलिए बताया कि तुम लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाओ अगली क्लास में फिजिक्स पढ़ना। मतलब अचानक से मैं आता तो तुम लोग को थोड़ा सा बुरा लग के ये हालत हो गई तुम्हारी। हर दूसरी क्लास में मंदिर की घंटी की तरह बजाया जाता है तुम्हें। तो ठीक है भाई, दूसरी क्लास भी मेरी है, इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ा है कभी तुम लोगों ने? एक्सपेरिमेंट किया था किसी ने ये वाला? ये वाला किया तुमने? अच्छा ये एक्सपेरिमेंट है, कराया जाता है तुम लोग? किस नाम से एक्सपेरिमेंट? लिक्विड लेंस। अच्छा मुझे नहीं आता कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कराते हुए। तो मुझे ये बताओ, ये किसी कंटेनर में रखते होंगे फिर तो? ये एक रॉड होती है, उसी में लेंस अटैच होता है, और मिरर के ऊपर रख देते हो? नहीं, मिरर नीचे रखते हैं, उसको थोड़ा सा उसमें पानी अच्छा है, हमारे स्कूल वालों ने मेहनत करवाई। तो वो कौन साइड वाला कहाँ स्क्रीन पे देखते थे ऊपर? नहीं, वो ऊपर से उल्टा दिखाई देता है ना। हाँ बच्चा किया तुम लोगों ने, तो फिर बहुत बढ़िया है। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था वैसे? अरे जैसे कोई एक्सपेरिमेंट होता है, उसका एक एम होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो मेरा सवाल ये है कि उसका ऑब्जेक्टिव था क्या तुमने उससे ढूंढा? लिक्विड लेंस की फोकल लेंथ निकालने। अच्छा है, मतलब मैंने नहीं किया था इसलिए मुझे याद नहीं है। तुमने भी किया था सॉन्ग में? अच्छा तुम दोनों तो एक ही स्कूल में हो ना? और किसने किया था? तुम सब एक ही स्कूल से हो? तुम किस स्कूल में थे बेटा? सेंट एंस। तुम किस में थे? वाजपेयी। तुम किस में थे? सेंट एंस में था। माइंड तुम भी सेंट एंस में थे? वहाँ पे भी कराया गया था? सही है। तुम
हैं? ये कहाँ है? ऐसा लगता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तुमने नहीं किया था ऋषभ? तुम बीमार हो गया? भाई क्या सवाल नहीं पूछ रहे हो आजकल, तुम अजीब सा लग रहा है। डांट खाने का जिम्मा सारा तो अभिषेक ही संभाले रहता है आजकल। चलो कोई नहीं, ध्यान रखो। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है ना, बड़ा अच्छा सा पार्ट है। तो मुश्किल पार्ट नहीं, आसान ही है, लेकिन अपने को समझना है इसको। देखो, जब भी एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट होता है ना, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। वो फाइल बनाते हो ना, तो सबसे पहले उसमें लिखा जाता है ना एम या ऑब्जेक्टिव। फाइल बनाई थी तुम लोगों ने? क्या क्या लिखते हो? एम लिखते हो, ऑब्जेक्टिव? जो भी है, उस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या, क्यों कर रहे हैं। तो हर एक एक्सपेरिमेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। जो जैसे मैंने तुम लोगों को सोनोमीटर पढ़ाया था, याद है? सोनोमीटर का ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्यूरिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी निकालना, यही तो बताया था। अब देखो, हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड जो पढ़ने जा रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ निकालना। किसी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालना। तो आप हेडिंग लिखो डिस्प्लेसमेंट मेथड। किसी ने नहीं किया, ये वैसे कराया जाता है स्कूल में। पूरे साल यही किया, मतलब 4-5 बार किया था क्या तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट? तो तुमने कहा पूरे साल यही किया था, हमें लगा तुमने क्या 4-5 बार किया था क्या ये? क्या बोलती है बेटा, उसको देख के बोलो मुक्का उक्का मार दिया तो हमारे सारे लैब चले जाएंगे। गुस्से में है, देख लेना क्लास के बाद। चलो लड़ो नहीं तुम लोग, एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप मत लगाओ, वो हमारे लिए छोड़ दो। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे डिस्प्लेसमेंट मेथड की। एक्सपेरिमेंट है और एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हम लोग निकालते हैं इससे। अब इसमें होता है क्या, इसको समझो। ऑप्टिकल बेंच देखा है सभी ने? नहीं देखा? जिसने नहीं देखा उसके लिए मान लो कि एक ऐसा स्केल टाइप का है जिसपे लेंस घूमते रहते हैं। ऐसे ऐसे स्लाइड करा सकते हैं, मेजरमेंट के लिए होता है, और लेंस की पोजीशन तुम निकाल सकते हो। ठीक है? तो जिन्होंने देखा है तो कोई मुश्किल चीज़ है, नहीं देखा तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये देखो, इसमें क्या करते हैं, एक ऑप्टिकल बेंच होता है इस तरीके से। अरे हेडिंग लिख लेना भाई, देखो तुमने लिख लिया तो तुम लिखते नहीं, बस हंसते रहते हो। बस आजकल तुम कमेंट खूब मार रहे हो लोगों पे, हैं? कॉमेडियन कपल बन रहे हो तुम क्लास में बैठे बैठे। चलो गेट बैक टू द पॉइंट बच्चों। हम लोग जो बात कर रहे हैं ना डिस्प्लेसमेंट मेथड की, बेटा उसे ध्यान दो। एक इस तरीके से ऑप्टिकल बेंच है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पर एक स्क्रीन है। ये स्क्रीन है, ठीक है? ये मिरर नहीं स्क्रीन है, जहाँ पे इमेज हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं ऐसे, और कॉन्वेक्स लेंस को थोड़ा एडजस्ट करते हैं और इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि उसकी इमेज यहाँ पर बन जाएगी। इमेज बन गई। हम लोग ये पोजीशन नाप लेते हैं इसकी पोजीशन, मतलब ये सेपरेशन निकाल लेते हैं, निकाली जा सकती है बिकॉज ये स्केल की तरफ। ठीक है, ये डिफरेंस ले लिया। फिर हम क्या करते हैं, फिर इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं, इसको थोड़ा पीछे ले जाते हैं। तुम थोड़ा पीछे ले जाओगे ना, तो फिर देखोगे कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन जरूर मिलेगी जहाँ पे वापस क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे एक रियल इमेज मिलेगी। मतलब इस लेंस की दो पोजीशन के लिए आपको रियल इमेज मिलेगी। समझ आ रही बात? हम यहाँ पर ये नापते हैं कि इतना ये कितना शिफ्ट करना पड़ा आपने, दूसरी इमेज यहाँ पे लाने के लिए कितना शिफ्ट करना पड़ा। मान लो ये शिफ्टिंग कितने की है, L की है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन जो है ना वो D है। बेटा ये फिक्स्ड पोजीशन है, इसमें कोई हम चेंजेस नहीं करते हैं ना। ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं ना, किसमें चेंज करते हैं? तुम्हारा स्क्रीन में चेंज करते हैं, वो वही रहते हैं। बस हम लोग लेंस को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। तो पहली इमेज यहाँ मिली, फिर वहाँ से L शिफ्ट किया, तो दूसरी
दूसरी पोजीशन की वजह से इमेज मिल गई। इतना हम लोग करते हैं, एल निकाल लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे सारी मेहनत करके अपने को एल निकालना होता है कितनी शिफ्टिंग की, ठीक है। और यहाँ सब देखो फोकल लेंथ निकालेंगे, उससे जरा ध्यान देना कैसे फोकल लेंथ निकालते हैं, ध्यान देना बच्चे। देखो ये डिस्टेंस पता होती है अपने को, अगर ये x है तो ये लेंथ कितनी होगी बताओ, कितनी होगी, d माइनस एक्स। जरा लेंथ फॉर्मूला लगाओ, 1/d माइनस एक्स माइनस 1/-x 1/f, d माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एलसीएम लिया है भाई, तो ये मत पूछ लेना कि क्या किया है, x x काट दिया, तो ये f मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, d इंटू f शुड बी इक्वल टू dx माइनस x स्क्वायर माइनस dx प्लस df बराबर 0। यहाँ से तुम रूट्स निकालोगे, वैसे दो रूट आने भी चाहिए क्योंकि दो पोजीशन थी जिसके लिए इमेज बन रही थी ना। मैंने वेरिएबल x लिया था बट तुमको देखो दो पोजीशन थी ना, मान लो ये पोजीशन, इसका सॉल्यूशन, इसका रूट x1 है तो इसका रूट में क्या ले लूं, x1। दो रूट से x1 छोटा लिया, x2 बड़ा लिया, x1 की वैल्यू मैं क्या लिख दूं बताओ जरा, d माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या ले लूं 1 है, x2 क्या वैल्यू लिखूंगा, d प्लस d स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। Are you getting this thing? पक्का ये कहानी है। आप यहाँ पर एक बात बताओ, इन दोनों रूट्स का डिफरेंस l के बराबर होगा। मेरा यहाँ से x2 माइनस x1 करो, x2 माइनस x1 जिसकी वैल्यू कितनी है l, तो देखो ये कितना आता है, ये dd कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा रूट ऑफ d स्क्वायर माइनस 4df। और जरा सिंप्लीफाई करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड l स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 4df, तो यहाँ से f कितना आ जाएगा, d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अपॉन कितना है भाई ये 4d। बताओ मेरे को ये फोकस मिल गया क्या तुम लोगों को, पक्का। अब देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, d और l पे डिपेंड कर रहा है। d तुम्हें पता है क्योंकि वो तो पहले से फिक्स्ड है, l तुमने निकाला है। आ गया फोकस, एक्सपेरिमेंट खत्म। अच्छा देखो एक्सपेरिमेंट बोर्ड पे बताने में कितना आसान होता है, लेकिन जब करने बैठो तो बड़ी मेहनत लगती है। अब किसी ने किया था, याद आया किसी को कुछ, ये कॉमन है, कराया जाता है। मुझे पता था नाम नहीं पता होगा तुम लोग को, लेकिन ये काम की चीज़ है ये। तो ये मैच करता था जब तुमने निकाला था प्रॉपरली, आसानी से हो गया था कि मेहनत लगी थी, हो जाता है ऐसे। तो मैं एक बात बताऊं, ये ऑप्टिक्स वाले जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, बाकियों से थोड़े आसान होते हैं। इसे स्कूल में ऑप्टिक्स वाले बुक कराते हैं, स्कूल वाले ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट बुक कराएंगे। तो तुम लोगों को किसने, लैब असिस्टेंट ने बताया था कि सर ने बताया था तुम्हारे? सर ने बताया। अच्छा लैब असिस्टेंट ने तो पैसे नहीं होते उन्हें देने के लिए, सर को ही बेचारे लैब असिस्टेंट बना देते हैं लोग। क्यों सॉन्ग में तुम्हारे यहाँ में सर ही बताते थे कि मैगी कैसे बनाए? तो सर क्या बताएंगे, एक्सपेरिमेंट ही बताएंगे ना कि मैगी और चाउमीन कैसे बनाए, और वो ये सब थोड़ा बनाएंगे कुकिंग दोगे। क्यों सौरभ तुमने किया था? ये वाला बताया था। ध्यान दो तुम लोग फालतू चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हो। तो मेरे को ये मतलब ये वाला से पहले वाले में आया था और दूसरे वाले में फॉरवर्ड पे आया था। अच्छा ये इजी था। ये आसान है बट इसको जेई में सवाल पूछ चुका है इसलिए मैंने करा दिया। अरे डिफरेंस ऑफ रूट है भाई, बता लें दो यार। हाँ क्या पूछना है तुम क्या पूछ रहे हो? पूछ कौन रहा है? वो पूछ नहीं रहा, तुम पूछने में बातें कर रहे हो। क्या पूछ रहे थे?
बाकी बच्चों ने नहीं किया था डिस्प्लेसमेंट मेथड, क्या होगा तो एक ही स्कूल वाले बता रहे हैं। मदरसा तुमने नहीं किया था ये? किया था? एक्सपेरिमेंट कराया क्या होंगे? ये बहुत कॉमन है जो कराते हैं। तुमने भी निश्चित ये किया था कि नहीं किया था? नहीं सर। एक्सपेरिमेंट तुम्हारे नहीं कराया गया क्या? सर ये सब नहीं था कोर्स में, 11th में 12th में प्रैक्टिकल होता था, उसमें नहीं था। उसमें कौन से थे मेनली 12th वाले एक्सपेरिमेंट हमारे? विडविजम्स के थे थोड़े बहुत, मास बुक वगैरह काफी सारे थे। पोटेंशियोमीटर होगा, मीटर ब्रिज। हाँ एक्चुअली में 11th में जो बोर्ड होता था ना उसके अंदर एक पेपर प्रैक्टिकल का भी होता था। 11th का बोर्ड होता था तुम्हारे पास? तीनों साल ऋषि तुमने किया था? डमी थे क्या? तो ठीक है ना, एक दिन में 2 तो किए जा सकते हैं। कितने घंटे का लैब का पीरियड होता था तुम लोग का? 1 घंटे। नहीं नहीं, सामान्य स्कूलों की बात कर रहा हूँ। कितनी देर का होता था 5 मिनट का? 1 घंटे का होता था। 1 घंटे में कैसे कर लेते थे एक्सपेरिमेंट भाई? अच्छा तो बताओ, तुम्हें बता दो। 2 पीरियड होते ना, 1 घंटे में तो कर ही नहीं सकते। पता है तुम लैब खैर तो तुम लोग की उम्र निकल गई लैब की। कॉलेज में जाना तो लैब अच्छे से करना, कोई भी लैब मिले, चाहे वो कंप्यूटर सेंटर पे में जाके करना हो या तुम्हारा कोई दूसरा ब्रांच भी हो। वो पहले ईयर तो कॉमन रहता है, अगर तुम रेगुलर कॉलेज में गए वहाँ पे तो तुम्हें लेथ मशीन से भी घिसवा देंगे। लेथ मशीन पता है तुम्हें? ये पड़ोसी अपना जो है पड़ोसी, ये जो हैवी मशीनरी वाले, इनका एक बड़ी सी मशीन देखोगे, वो ग्रिल ऐसे घूमती रहती है, उस मशीन को लेथ मशीन कहते हैं, और उस पर भी काम करने को दे देते हैं। तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें तो तुम्हें कारपेंट्री भी करवा देंगे। कारपेंट्री मतलब लकड़ी का काम, कारपेंटर जो करता है। वर्कशॉप होता है, एक कॉमन टॉपिक होता है जो सबको करना होता है। हथौड़ियाँ जलानी पड़ेंगी तुम्हें, वेल्डिंग भी करनी पड़ेगी। मतलब ढंग के कॉलेज है। बाकी तो ये जीत का पता नहीं। तुम लोग को याद है ग्राफ पढ़ाया था, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ? उसका भी एक्सपेरिमेंट होता है। एज अ स्टूडेंट जब मैंने उसका ग्राफ मतलब बनाना नहीं पड़ता, एक्चुअली होता क्या ना, आजकल ऑटोमेटेड मशीन्स आती हैं। मैं तो बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैंने किया था उसमें वो सेटअप करते थे, अपने आप ही ग्राफ बन के ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से आ जाता था। वो कंप्यूटर में अपने आप ही बन जाता था। उसकी एक्चुअली कंटिन्यूअस ग्राफ आप डॉट से नहीं बना सकते। तो अभी क्या होता है कि वो गरीबों वाले दिन गए अपने की एक रीडिंग ली, फिर एक डॉट डाला, फिर एक डाला, ऐसा नहीं। बहुत सारे मशीन्स ऐसे होते हैं ना जिनमें आपको वो मशीन के साथ ऑलरेडी वो ऑटोमेटेड होता है, तो वो अपनी रीडिंग्स को ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर फीड कर लेता है और वो एक कंटिन्यूअस ग्राफ बना देता है। और उसमें आसानी से थोड़ा आकार सही बनता है। हम लोग जैसे डॉट डॉट डालेंगे अलग अलग हिस्से में तो थोड़ा ऊपर नीचे बहुत होता है, वो कंटिन्यूअस ग्राफ बना देता है। बट वो मतलब बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट्स होते थे। उसके लिए फिर वही है कि वो मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव आती थी, तो जीत का तो भरोसा नहीं, मिलेगी नहीं तुम्हें, ये मैं भरोसे से कह सकता हूँ, क्योंकि उस समय वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, अभी भी एक्सपेंसिव होगी। इवन जो ये लेथ मशीन्स होती थे वेरी डैम एक्सपेंसिव। उसका यूज होता है ना, जैसे ये जो ये लोग जैसे वो देखा तुम लोगों ने स्क्रूज आते हैं ना, स्क्रूज ग्रूव करने के लिए वो छोटे छोटे करते हैं लोग। तो अब ऐसा थोड़ा कि मैनुअल कुछ होता है, कुछ नहीं होता मैनुअल। एक बंदा एक्सपर्ट हो जाता है और उसके बाद वो ग्रूविंग और ये सब बहुत आसानी से करता है। अब तो और भी ऑटोमेशन आ गया है तो और भी आसान होता है। बट छोटे लेवल पे जो कम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो लोग अभी भी मैनुअली काफ़ी कुछ करते हैं, और ऑटोमेटिक मशीन से तो वो सब कुछ मैनुअल की ज़रूरत ही नहीं होती, अपने आप ही सब काम बन जाता है। कुछ ऐसा नहीं कि ऐसा हथौड़ी लेके लगा पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उससे फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ एक्सपेरिमेंट्स में आप ज़्यादा सीखते हो कि चेंजेस कैसे आते हैं। अभी तो आप लोग क्या होता है कि सब दिख रहा होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग को समझने में काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं और वो सीखते हो आप क्या करके। इसीलिए फर्स्ट ईयर में वो लोग क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। तुम कोई भी ब्रांच लो, पहला ईयर जो होता है ना सब कॉमन होता है, सब कुछ सिखाएंगे तुम्हें, मतलब मेजॉरिटी चीज़ें सिखा देते हैं, प्रोवाइडेड तुम ट्रिपल आईटी नहीं गए हो।
क्योंकि ट्रिपल आईटी में उनके पास कुछ होता नहीं, 2 ही ब्रांच होती है तो कोई मशीन ही नहीं होती, बस लैपटॉप दे देते हैं, काम करते रहो उसी पे। बट अगर आप रेगुलर कोई आईटी और एनआईटी से जाओगे ना तो आपको वो तो क्या सारे कोर ब्रांचेस होते हैं, तो सारी चीज़ें वो पढ़ाते हैं। उसका बेनिफिट होता है कॉमन चीज़ें समझने में आसानी होती है। तो ये बताओ पहले इतनी बात समझ आ गई, फॉर्मूला में रट्टा मारना है सबसे पहले। तो फॉर्मूला में क्या करना है, रट्टा मारना है। इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है जो मुझे बताना है, तुम लोगों ने नोट कर लिया है इसको बच्चों? इसमें बस एक चीज और देखो जो मैं बताना चाहता हूँ। एक तो तुम सम ऑफ रूट्स करो जरा, इन दोनों रूट्स को जोड़ो जरा, x1 प्लस x2 करो, कितना आता है देखो, कितना आता है, ये आता है। अब यहां समझो जरा, ध्यान देना, अगर x1 है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा, इमेज डिस्टेंस कितना होगा, d माइनस x1 होगा। अरे समझो भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर x1 है तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा, d माइनस x1, और यहां से d माइनस x1 की वैल्यू किसके बराबर है, x2। d माइनस x1 की वैल्यू किसके बराबर है यहां से, x2। तो मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर x1 है तो इमेज डिस्टेंस x2 होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर x2 है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, x1, क्योंकि x1 प्लस x2 किसके बराबर है, d के बराबर है। यहां से अगर मैं मैग्निफिकेशन थोड़ा सा लिख दूं तो मैग्निफिकेशन समझो जरा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना। तो यहां पर देखो दोनों मैग्निफिकेशन, पहला मैग्निफिकेशन कितना होगा बताओ जरा, मैं पहले में हाइट ऑफ इमेज i1 ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट की हाइट o ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट की हाइट तो फिक्स्ड है ना, ये कितना लिखोगे, v/u, v/u, इसके लिए v/u करो, ये v है ये u है, क्या लिखोगे। दूसरे के लिए ये होगा, जरा इसमें काम करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, i1 i2 अपॉन o स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहां से लिखोगे o की वैल्यू रूट ऑफ i1 i2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का ये फॉर्मूला आ जाता है। फॉर्मूला याद रहे ना रहे, बस ये तुम याद रखना कि दोनों के मैग्निफिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये याद रखना, ये काम की चीज है, दोनों के मैग्निफिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। क्या कहते हो बच्चों? तो मेनली तो ये होता है जो अपने को निकालना होता है, और देख सकते हो बड़ी आसानी से निकल गया है यहाँ पे। बात क्लियर हो गई आप सभी लोगों को? चलो भाई नोट, एक क्वेश्चन करो इस पे बेस। जेई ने एक क्वेश्चन पूछा था कभी, इसीलिए मैंने इसको पढ़ा दिया। शीट में भी ज्यादा क्वेश्चन दिए नहीं, एक ही दिया है मैंने। हाँ, इलिस्ट्रेशन 33। क्वेश्चन सॉल्व करो। करके देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है भाई, तो वैल्यू पुटिंग का है बस, आप करके देखो बच्चे।
आंसर आता है बच्चों ये? अरे श्योर? तो यही डिस्प्लेसमेंट मेथड है, अपने को पता होना चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन आया बेटा, इस वजह से कराना पड़ता है अपने को। और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, एक बेसिक सी प्रॉब्लम, एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है, उसी को हम लोग ध्यान में, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन करो, इलिस्ट्रेशन 34 भी कर दो। चलो पहले कराया तो नहीं क्लास में? सॉल्व करो जरा इलिस्ट्रेशन 34। आंसर आता है क्या इसमें? बस एक बात याद रखना, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर ये अगर इमेज बनाना है तो ये जरूरी है कि मिरर के वो परपेंडिकुलरली हिट करे। जब रिफ्लेक्शन के लिए लाइट रे जा रही है ना मिरर के पास, वो परपेंडिकुलरली जाकर गिरे, क्योंकि ऐसा कोई भी लेंस हो, यहाँ पे कोई भी लेंस हो, लाइट रे जैसे ऐसे गई यहाँ पे, ये ऐसे परपेंडिकुलरली करे। इसको परपेंडिकुलरली करने का मतलब जो इससे इमेज बने ना वो इसके सेंटर पे बने, क्योंकि परपेंडिकुलरली जाएगा तो जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा। तो इससे जो भी इमेज बनेगी वो कहाँ बननी चाहिए, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बननी चाहिए, क्योंकि जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा तो वही परपेंडिकुलरली हिट करेगा।
सेंटर से कोई भी लाइट या लाइन जाती है ना सर्कल या स्फीयर के, वो कैसे जाती है? परपेंडिकुलर जाती है। पता है तुम लोगों को? तो जैसे इस क्वेश्चन में कौन सा मिरर दिया है बताओ जरा? कॉनकेव लेंस दिया है, सॉरी, और कॉनकेव मिरर भी दिया है। तो लेंस पहले है तो, और ये भी बोला है जहाँ ऑब्जेक्ट रखा वही इमेज बनानी है। तो बस तुम इतना काम करो, कॉनकेव लेंस की वजह से जो इमेज बननी चाहिए वो कॉनकेव मिरर के सेंटर पे बननी चाहिए। बस ट्राई टू सॉल्व दिस। समझ आई बात ये? क्योंकि जैसे ही वो उसके सेंटर पे बनेगी, लाइट रे परपेंडिकुलरली जाएगी, हिट करेगी, वापस रिट्रेस कर जाएगी। मिरर में परपेंडिकुलरली जब भी हिट करती है वो एग्जैक्टली रिट्रेस कर जाती है। समझ रहे हो बच्चों? निकालो बयान से, निकालो सब लोग। क्या कहते हो बच्चों? क्लियर हुई बात है? तो इस तरीके से एक क्वेश्चन होता है। ये मिरर का कॉम्बिनेशन था अलग से, और इससे पहले हम लोगों ने मिरर का कॉम्बिनेशन किया था जब सिल्वर लेंस का यूज कर रहे थे। मुझे बताओ कॉम्बिनेशन का हिस्सा क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है। अब इसमें एक हिस्सा बचा है, वही वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस मेनली। ब्रेक के बाद वेलोसिटी वाले क्वेश्चन करते हैं। दूसरी क्लास में मेरी है तो वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस करते हैं। HCV लाया हो तुम लोग? हाँ, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मुझे उससे लेने होंगे। तो थ्योरी में कुछ नहीं, वो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मुझे कराने हैं, तो आराम से क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा हिस्सा है तो एक एक करके उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।